गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज डॉक्टर भूपेश फ्रॉम डॉक्टर बीकेएम इंस्टीट्यूट्स। एंड टुडे हम एक दूसरे से सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि रीडिंग, जैसे पहला क्वेश्चन मैम ने पूछा कि रीडिंग को कैसे आसान करना है, और रीडिंग पार्ट ए में वो टाइम को सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो हाउ टू सेव द टाइम इन रीडिंग पार्ट ए। तो अगेन मेरे को आपको पार्ट सोल्व नहीं करना है, बट मैं ऑथेंटिक रीडिंग्स को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि ये कैम्ब्रिज बॉक्स हिल की हैं। एंड बिल्कुल ऐसा ही पेपर आता है लगभग, सो मैं इसी को पहला कंसिडरेशन लेके चल रहा हूँ। सो सपोज सबसे पहले, अगेन मैं जल्दी नहीं करूंगा मैं, और जैसे 7 क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली, इसमें 6 दे रखे हैं। तो मतलब मेरा पर्पस ये नहीं है कि ये रीडिंग को सॉल्व करना, मेरा पर्पस ये है कि आपको समझाना कि मेथड क्या है, कि और टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। सबसे पहली चीज है कि हमें पहले 6 क्वेश्चंस को पढ़ना है। टाइप ऑफ इंजरीज दैट में लीड टू टेटनस, क्योंकि 1 to 7 में, रीडिंग पार्ट ए में आपको सिर्फ ये बताना है वो ए में है, बी में है, सी में है या डी में है। टाइप ऑफ इंजरीज, signs that a patient may have tetanus, right? Signs that a patient may have tetanus. How to decide whether a tetanus vaccine is necessary, means पहले क्वेश्चन में पूछा उसने टाइप ऑफ इंजरी दैट में लीड टू टेटनस, यानी कि पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द प्रॉब्लम पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से समझोगे, कोज पूछ रहा है। मतलब हमारे हमारे मन में ये क्लियर होना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है हमसे। कोज पूछ रहा है टेटनस का। सेकंड में साइंस पूछ रहा है। थर्ड में हाउ टू डिसाइड कि वैक्सीन ट्रीटमेंट पूछ रहा है। देखो सिंपल करेंगे तभी तो आसान होगा। एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म फॉर नेम फॉर टेटनस, ये शायद ए में होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में टेटनस का ऑल्टरनेटिव नेम क्या है, ये तो ए में ही होना चाहिए। ABCD 4 पैराग्राफ्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से ए में ही होगा। पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टेटनस मेडिकेशन, यानी जिसमें मेरा ट्रीटमेंट होगा। थर्ड में, थर्ड वाला और फिफ्थ वाला सेम होना चाहिए, ट्रीटमेंट और उसके साइड इफेक्ट्स। दैट इज हाउ आई स्टार्ट माई रीडिंग, एंड दैट इज हाउ, मतलब स्टेबल रखना पड़ेगा माइंड को, तभी आप। अदर कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड विद टेटनस, अब बाकी कंडीशंस क्या है, अब देखो इतने में हम देखते हैं। आई विल जस्ट टेक इट टू द क्वेश्चनेयर्स, मतलब पैराग्राफ। थोड़ा स्लो चल रहा है लैपटॉप, लेकिन आप फोकस करना। टेटनस इज अ सीवियर कंडीशन, मैंने पढ़ा इसका लोग जो डिजीज। क्वेश्चन पहले पढ़ने का फायदा देखो, पहले 7 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। एक क्वेश्चन हो गया मेरा, ऑल्टरनेटिव नेम ऑफ टेटनस। फिर मैंने पढ़े सिम्टम्स, रिजिडिटी ये वो। फिर पर्सन में है फीवर, एबनॉर्मल हार्ट कॉम्प्लिकेशन, ये शायद साइंस हैं। निमोनिया, हम भी तो चेक करेंगे साइंस को। सिम्टम पेशेंट बताता है, साइंस हम असेस करते हैं, तो ये पता लग रहे हैं रेस्पिरेटरी फेलियर ये सब। नो स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट। टेटनस रिस्क एसोसिएटेड, वूंड प्रोन वूंड, एनी वूंड और बर्न, सिग्निफिकेंट डिग्री, एनी वूंड फॉर कम। ये क्या बता रहा है, एनी वूंड, ये क्या सब बता रहा है, कोज बता रहा है। पंचर टाइप वूंड, कंपाउंड फ्रैक्चर्स और टेटनस प्रोन वूंड, वूंड के बारे में बता रहा है, ऐसा कौन सा वूंड है दैट कैन लीड टू दिस। तो ये कोजेस बता रहा है, ये फर्स्ट का आंसर हो सकता है हमारा। इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स हो सकते हैं। बूस्टर डोजेज, एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकन टू एंश्योर बूस्टर डोजेज शुड बी गिवन। अब वैक्सीनेशन की बात हो रही है। इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स में बी एडिक्वेट, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया है। फिर अब थर्ड में इम्यूनाइजेशन, मेन वैक्सीनेशन का टॉपिक यहाँ चल रहा है। फुली इम्यूनाइज्ड, प्राइमरी इम्यूनाइज्ड, रिस्क, थोरो क्लीनिंग ऑफ द वुंड, ऐसे वैसे चल रहा है। हैज रिसीव्ड 5 डोजेज ऑफ वैक्सीन, हैवी कंटेमिनेशन, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट्स, ऐसा कुछ दे रखा है। तो मतलब मुझे पूरा डीप में जाके नहीं पढ़ना है। फिर ह्यूमन टेटनस हीमोग्लोबिन अवेलेबल 1 एम्प्यूल, वैक्सीनेशन की डोज को बता रहा है। इंडिकेशंस और साइड इफेक्ट्स बता रहा है, तो यहाँ पे साइड इफेक्ट्स हैं। तो लगभग मुझे ऐसे लगता है कि मेरे 3-4 आंसर मिल गए हैं। टाइप ऑफ इंजरीज दैट में लीड टू, आंसर क्या आएगा, हमने कहाँ पे पढ़ा था वुंड कैसे होते हैं, मेरे ख्याल से बी। गाइस बी, यस गाइस सर। यस सभी सर। साथ हो ना यस सर। प्लीज। यस देखो सर। अब देखो मेरे को दिक्कत नहीं आ रही। साइंस दैट में, मोस्ट प्रोबब्ली साइंस कहाँ पे बताए थे जो हम पढ़ रहे थे ए में, ये देखो साइंस बताए थे थोड़े से। पर्सन में हैव दिस एंड दिस एंड दिस एंड एब्नॉर्मल हार्ट रिदम्स, राइट। तो बी ए, राइट। हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी मैं एटलीस्ट मैं ईज पे हूं, मतलब अब मेरे को आपको मेथड बताना है। बी ए, हाउ टू डिसाइड वेदर टेटनस इज नेसेसरी और नॉट, कैसे डिसाइड करेंगे, ये वाला मुश्किल क्वेश्चन है। अब बस यहीं पे मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बस एक बार पीछे जाके देखो। ट्रीटमेंट ऑफ क्लिनिकली, एक बार जाके देखो, यहाँ पे कहीं पे दे रखा था कि टेटनस को इंट्रावीनस
बूस्टर डोज शुड बी गिवन इफ देर इज एनी डाउट अबाउट देयर इम्यूनाइजेशन स्टेटस. पेशेंट में बी एडिक्वेटली डिस्पाइट हैविंग फ्लू देयर शुड बी मैनेज्ड इफ, या तो इस पैराग्राफ की 2 लाइनों में दे रखा था या यहाँ पे कहीं पे दे रखा होगा कि कैसे डिसाइड करना है. वैक्सीन ह्यूमो ओनली 5 यहाँ पे दे रखा है कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन ह्यूमन टेटनस कब देना है. ओनली 5 yes, yes, opposite to Limbor vaccine, immediate dose of vaccine have received 5 doses. Heavy contamination, immunosuppressed patients with a tetanus prone wound should always be managed if they were incompletely. तो यानी मैं बी और सी में कंफ्यूज हूं, यानी ये एक क्वेश्चन है जो मुझे तंग कर रहा है. बस प्लीज इस बात को समझना है, इसको एक बार छोड़ दो. एक बार इसको छोड़ना पड़ेगा तभी हम ए पार्ट को टाइम पे कर पाएंगे. अब मैं इसको जितनी मर्जी देर, अब देख लो अभी भी नहीं मिला, अब मैं फोर्थ में यहाँ पे देखता हूँ. प्रिवेंशन टेटनस, लोकल पेरेक्सिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस. वैसे तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हो सकता है कि कंफर्म्ड एनाफिलेक्टिक टू टेटनस वैक्सीन, कंफर्म्ड एनाफिलेक्टिक. तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं कब देना है, तो यहाँ पे भी डिसाइड हो सकता है. पर मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मिल ही नहीं रहा. अब देख लो, अब आपको जितना मर्जी टाइम वेस्ट करना है आप करो. अगर पास होना है तो प्लीज इस क्वेश्चन को छोड़ दो, यही टेक्निक है. 1 हो गया, 2 हो गया, कितने आसानी से हुए थे. मतलब ऐसे लग रहा था हम सही है या गलत है, इतने आसान कैसा हो सकता है. लेकिन थर्ड क्वेश्चन रीडिंग पार्ट ए के असली ट्रिक को बताता है कि भाई आपको तंग कर देगा वो क्वेश्चन और आप अटक जाओगे. बस वही प्रॉब्लम है. छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो. ऑल्टरनेटिव नेम डन. पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हमने कर लिए थे. पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ अ मेडिकेशन या तो डी में था या सी डी में था. ये एडवर्स रिएक्शंस, ये भी क्लियर है. मतलब कोई दिक्कत ही नहीं हो रही ना इन क्वेश्चंस को करने में. ये मेरे क्वेश्चंस है. अदर कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड विद टेटनस, ये भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, इसमें तो हो नहीं सकती. अदर ट्रीट कंडीशंस यहीं पे हो सकती है मेरे ख्याल से. आईवी यहाँ पे दे रखा था. और कोई कंडीशंस और तो कहीं नहीं दे रखी थी, कहीं पे दे रखी थी. इज अ डिजीज कॉज बाय ब्लैक, यहाँ पे भी दे रखा है. वैसे कॉज्ड बाय कॉजेज तो यहाँ पे भी दे रखा है. अटैक अ नर्वस सिस्टम ऑल द डिजीज इज फेयरली अनकॉमन इट कैन बी फैटल. पर यहाँ पे कोई और डिजीजेस नहीं दे रखी, यहाँ पे दे रखे हैं इम्यूनो सप्रेस पेशेंट्स डिस्पाइट हैविंग. और कोई डिजीजेस दे रखी है कहीं पे, तो यहाँ पे भी मुझे और कोई डिजीज. बस अब ये 2 क्वेश्चन है जो मुझे हिम्मत मार के छोड़ने हैं. मतलब हिम्मत करने के लिए नहीं चाहिए, छोड़ने के लिए चाहिए रीडिंग में. अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा फाइनल एग्जाम में, वट आई विल डू, आई विल टेक दिस सिंपल पेंसिल ऑफ माइन जो मैं पेपर में यूज कर रहा हूँ. छोटा सा डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, छोटा सा डॉट लगाऊंगा यहाँ पे, और इनको छोड़ दूंगा. मतलब मेरे दिमाग में अब चल रहा है कि मेरे को अदर कंडीशंस या वैक्सीन की नेसेसिटी पता लगती है तो मुझे ये क्वेश्चन करना है. पर अभी मैं इनको छोड़ रहा हूँ. अब पेपर में अगर मैं ये 2 क्वेश्चन नहीं करता तो बाकी 4 क्वेश्चन करने में मुझे मुश्किल से 2 मिनट्स लगे, मुश्किल से. अगर देखा जाए एवरेज स्पीड के हिसाब से 15 सेकेंड में मुझे 20 क्वेश्चन करने हैं लगभग. 15 मिनट्स में तो लगभग 1 मिनट का 1 क्वेश्चन है. लेकिन मैंने पहले 2 मिनट में ही 4 क्वेश्चन कर लिए. तो एक तो मेरी स्पीड भी तेज है, आई एम वेरी फास्ट, एंड एट द सेम टाइम मुझे 2 क्वेश्चन वो भी पता है जो मैंने छोड़े हैं. अब देखना इस मेथड का जादू. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस मेथड. इफ अ पेशेंट हैज बीन टचिंग डैश और अर्थ दे आर ससेप्टेबल टू टेटनस. मोस्ट प्रोबली ये ए पार्ट में दिया होगा, तो मुझे ए पार्ट में जाके सिर्फ अर्थ वर्ड ढूंढना है. यहाँ पे नहीं मिल रहा मुझे अर्थ. अर्थ मिल रहा है किसी को यहाँ पे, या फिर बी में सोयल. सोयल से मुझे मिल गया अर्थ. मुझे ये पता था कि सी और डी में नहीं है क्योंकि वैक्सीनेशन की बात है, तो ए या बी में मिलेगा. अब मुझे मिल गया ये. और अब मैं दोबारा, मतलब पहले मैं पिन पॉइंट करता हूँ कि आंसर हो कहाँ सकता है. इफ द पेशेंट हैज बीन टचिंग डैश और अर्थ दे आर मोर ससेप्टेबल टू टेटनस. अब मैं उस लाइन को ध्यान से पढ़ूंगा. अब मेरे को जगह मिल गई है. अब मैं पढ़ूंगा टेटनस इज बाय द टॉक्सिन द स्पोर्स ऑफ विच आर प्रेजेंट इन द सोयल. या तो टेटनस इज एन एक्यूट डिजीज इंड्यूस्ड बाय द टॉक्सिन टेटनस बेसिलाई द स्पोर्स ऑफ विच आर प्रेजेंट इन द सोइल. तो या तो आंसर स्पोर्स होना चाहिए या टॉक्सिन्स होना चाहिए. हैज बिन टचिंग स्पोर्स और अर्थ. ये भी थोड़ा इन्होंने कंफ्यूज किया. वैसे सिंपल होना चाहिए था, अर्थ का और के साथ होना चाहिए, या कहीं और तो नहीं दे रखा अर्थ, वैसे तो यहीं दे रखा है. पेशेंट इज एन एक्यूट डिजीज इंड्यूस्ड बाय द टॉक्सिन, हाँ द स्पोर्स ऑफ विच. स्पोर्स, या देखो ये तो इसने बताया किससे होती है, टॉक्सिन से होती है. लेकिन क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन था हैज बिन टच किसको कर रहा है, या तो स्पोर्स को कर रहा होगा या अर्थ को टच कर रहा होगा.
तो मेरे पास अब स्पोर्ट्स के अलावा अब मैं इस पे भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अगर पेपर इस लेवल का आएगा, पेपर इससे आसान आएगा, पर अगर पेपर इस लेवल का आएगा तो समझ लेना कि आज पासिंग मार्क्स, ओईटी का रूल सुन लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज पासिंग मार्क्स कम होने वाले हैं। यानी कि आज अगर नॉर्मली 32 पे परसेंट पास होता है या 30 भी पास होता है 42 में, आज कट ऑफ 28 भी जा सकती है। तो जो लोग पैनिक किए वो तो गए, लेकिन जिनको ये बात पता है कि कट ऑफ 28 भी जा सकता है, वो कहेगा जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। अगेन मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बता रहा हूँ ओईटी का। जब पेपर मुश्किल है, पास होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पैनिक करेंगे। तो आज आपका दिन हो सकता है, अगर आपका मेंटल सेटअप अच्छा है तो यहाँ पे लिखो स्पोर्ट्स और आगे बढ़ो। नहीं तो मेरे दिमाग में ये भी रहेगा कि एनी डैश लो, ये भी रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे को दोबारा रीचेक करना है। तो अगर पेपर में मैं कर ही रहा हूं, बस रुकना नहीं है प्लीज। डर लगेगा पर रुकना नहीं है। अपना आंसर लिखा स्पोर्ट्स, आगे बढ़े, और डॉट लगा दिया छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। एनी डैश lodged इन द साइट ऑफ एन इंजरी विल इंक्रीज द लाइकलीहुडनेस ऑफ एनी डैश lodged इन द, कहाँ पे होना चाहिए? कोजिस कहाँ दिए थे अगेन? या तो यहीं दिए थे कोजिस तो सारा। तो लो जो, ओ देखो अब करते करते आ गया ना सोयल, और मैं और वर्ड ही ढूंढ रहा था। ऑर्गेनिक मैटर, तो मेरा आंसर ऑर्गेनिक मैटर है, सॉरी सेवंथ का। अब मैं चेंज कर दूंगा, अब मैं श्योर हूं, क्योंकि मेरे को और वर्ड मिल गया। तो अगर मैं वेट करता और ढूंढता ज्यादा टाइम लगता। जैसे ही मैं मूव करता हूँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब मेरा आंसर, सॉरी मैं उसका चेंज कर रहा हूँ सेवंथ का, और ऑर्गेनिक मैटर कर रहा हूँ। अब इसी चक्कर में मैं वो भूल गया हूं। तो पेपर में तो मेरे को ऐसे थोड़ी करना है जैसे मैं लैपटॉप पे इतना मुश्किल काम कर रहा हूँ। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पेन पेपर बेस्ड देंगे हम ओईटी। कभी कभी लोग पूछते हैं क्यों देना है पेन पेपर बेस्ड, इसलिए देना है, इजी होता है। अब देखो एनी डैश, अब मेरे को एनी वर्ड ढूंढना है। एनी डैश lodged इन द साइट ऑफ इंजरी विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड। इंजरी की साइड पे, इंजरी मतलब वुंड, तो है तो ये पक्का बी में। तो एनी डैश lodged, कुछ लॉज होगा। एनी वुंड दैट रिक्वायर सर्जिकल, एनी बर्न, a significant degree of tissue puncture wound particularly which is likely to harbor any wound from, नहीं, एनी वुंड कंटेनिंग फॉरेन बॉडीज हो सकता है। एनी डैश लॉज, लॉज वर्ड होना तो चाहिए था। मुश्किल रीडिंग है वैसे, इतनी आसान नहीं है। एनी वुंड फ्रॉम द, एनी वुड कंटेनिंग फॉरेन बॉडीज होनी चाहिए, या फिर वो होना चाहिए, एक सेकेंड लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्वेश्चन था? एनी डैश लॉन्च्ड इन द साइट ऑफ एन इंजरी विल इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ डेथ। एनी डैश लॉन्च्ड, कुछ लॉज हो रहा है, मटेरियल लॉज होना चाहिए ना। एनी डैश लॉन्च्ड एट द साइट ऑफ इंजरी, एनी वुंड और बर्न दैट रिक्वायर सर्जिकल, नहीं। एनी इंटरवल दैट शोज, नॉर्मली जब ए पार्ट होता है तो वहां पे मतलब एनी के साथ होता है, एनी वर्ड इंपॉर्टेंट होगा। एनी वूंड फ्रॉम कंपाउंड फ्रैक्चर्स, एनी वूंड कंटेनिंग फॉरेन बॉडीज, ये हो सकता है, एक तो फॉरेन बॉडीज को लॉज कर सकते हैं। एनी वूंड और बर्न नहीं। एनी बाइट वूंड, एनी वूंड फ्रॉम टूथ इम्प्लांट, सिर्फ फॉरेन बॉडीज आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा मेरे को, और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, तो इसको भी एक बार के लिए छोड़ते हैं। लेकिन पेपर में जब इतना ही मुश्किल पेपर है तो मैं फॉरेन बॉडी लिख दूंगा। एनी फॉरेन बॉडी लॉज्ड इन द साइट ऑफ इंजरी विल इंक्रीज द लाइकली, हाँ सेंस भी बन रही है। तो मुश्किल क्वेश्चन है पर सेंस बन रही है। एनी फॉरेन इंजरी लॉज्ड इन द साइट, एनी फॉरेन मटेरियल और मैटर जो भी दिया वही वर्ड, लॉज्ड इन द साइट विल इंक्रीज। पेशेंट विद डैश फ्रैक्चर्स, ओ शुक्र है ना, एक तो आसान आया, डैश फ्रैक्चर्स ओपन वुंड फ्रैक्चर्स, पेशेंट विद कंपाउंड फ्रैक्चर्स, चलो एक तो इजी आया। बस बढ़ते रहना है, दैट इज द वे टू डू इट। आई नो आप टाइम की बात कर रहे हो, अगर मैं आपको नहीं सिखा रहा तो सोचो मैं क्या कर रहा हूँ। 1 2 3 4, ये वाला हो गया मेरा ऑर्गेनिक मैटर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मतलब मैं बढ़ता जा रहा हूँ फटाफट। आपको बताने के लिए मैं स्लो कर रहा हूँ, लेकिन वैसे मैं चलता जा रहा हूँ। इफ अ बर्न्स पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद डैश दे आर मोर लाइबल टू कॉन्ट्रैक्ट टाइनस। अगर क्वेश्चन को समझो, इफ अ बर्न पेशेंट हैज बीन डायग्नोज्ड विद डैश, तो उसके चांसेस, अब बर्न पेशेंट वाला पॉइंट अगेन कॉजेज में होगा, तो बर्न पेशेंट में चलते हैं। बर्न सर्जिकल इंटरवेंशन इज डिलेड, अगर सर्जिकल इंटरवेंशन डेट की है तो। एनी वुंड और बर्न एट एनी इंटरवल आफ्टर इंजरी दैट शोज वन और द मोरोइंग, सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ टिश्यू डैमेज, ये तो बहुत सारे दे रखे हैं बर्न के साथ। सर्जिकल इंटरवेंशन दैट इज डिलेड फॉर, अब इसमें फिट करना है मुझे कुछ। अ, एक ये भी मेरे से मिस, अच्छा सॉरी मेरे से कुछ क्वेश्चन मिस मिस हुए हैं। पेशेंट विद डैश फ्रैक्चर्स आर प्रोन टू, ये तो हो गया हमारा, इसमें तो नहीं मिस किया हमने।
नेक्स्ट क्या था, डिलेइंग सर्जरी ऑन एन इंजरी बर्न बाय मोर देन 6 आवर्स, ये भी हमारा हो गया है, ये भी हमारा आंसर हो गया है। इफ अ बर्न पेशेंट हैज बीन डायग्नोज विद डैश, अच्छा डायग्नोज यानी एक और कंडीशन चाहिए मुझे, डायग्नोज किससे होगा, इफ अ बर्न पेशेंट हैज बीन डायग्नोज विद, कोई हेल्प करो प्लीज मेरी, बर्न पेशेंट हैज बीन डायग्नोज विद सिस्टेमेटिक सेप्सिस सर। सिस्टेमिक सेप्सिस, है ना, और इसके अलावा कोई और कंडीशन तो दिखा नहीं रहा, है ना, है ना, तो यही रहने देते हैं। पंचर वुंड टाइप, सिग्निफिक पंचर वुंड टाइप पर्टिकुलरली हैज बीन कॉन्टेक्ट, नहीं ये नहीं है, ये सिस्टेमिक सेप्सिस ही लग रहा है मैम, ठीक कह रहे हो आप बिल्कुल, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, इनमें तो नहीं है, पर इसमें है ही नहीं, बर्न वाले पॉइंट्स ही यहाँ पे दे रखे हैं, तो मैम सिस्टेमिक सेप्सिस के अलावा और कोई कंडीशन नहीं दे रखी, तो इसका आंसर भी हम यही करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मतलब मैं भी आपकी जगह यही करता ना, मतलब डर सबको लगता है, अब मैं भी, आप जितना आप अनकंफर्टेबल होते हो मैं भी उतना ही अनकंफर्टेबल हूँ, बस हमें करना है, मुझे पता है ऐसे करके ही होना है, आपको बस इस पे ट्रस्ट बनाना है। फिर करते हैं, इफ अ बर्न पेशेंट हैज बीन, अ पेशेंट हु इज डैश और रेगुलर रिक्रिएशनल ड्रग यूजर्स विल बी एट ग्रेटर रिस्क, अब हमें रेगुलर ड्रग यूजर्स पे जाना है, तो रेगुलर ड्रग यूजर पे कौन है, पेशेंट हु इज ऑन अ रेगुलर, एक सेकेंड आई एम जस्ट गोइंग टू सॉर्ट आउट दिस, हाँ, a patient who is having, who is dash और a regular recreational drug user, अब ड्रग यूजर वाला पॉइंट चाहिए मुझे, ड्रग यूजर वाला पॉइंट कहीं पे दिया है, यहाँ पे कहीं पे दिया था ड्रग यूजर, कि यहाँ पे दिया था, इन दोनों में से एक जगह पे दिया होगा ड्रग यूजर, एक ड्रग यूजर शायद यहाँ पे भी दिया था, डोजेज में नहीं दिया था, कहीं पे है इन दोनों, या तो इन दो लाइनों में है, या यहाँ पे कहीं पे होगा ड्रग यूजर, हाँ, इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स आर एट ग्रेटर रिस्क, एवरी अपॉर्चुनिटी दैट दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड, बूस्टर डोजेज शुड बी गिवन इफ देर इज एनी डाउट, तो ड्रग यूजर के केस में बूस्टर डोजेस देना चाहिए, एंड इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स जैसा वर्ड आया हुआ, अ पेशेंट हु इज डैश और अ रेगुलर रिक्रिएशनल यूजर विल बी एट, हु इज डैश, व्हाट इज डैश, अ पेशेंट हु इज इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स और इम्यूनोसप्रेस्ड, दो ही पॉइंट बनते हैं ना, एक ये है, दूसरा ये दे रखे हैं, तो इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट ये आ सकता है। ठीक है, सो इम्यूनो सप्रेस्ड वर्ड के अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगेन मैं अपना वर्ड लिखूंगा, मतलब ये तो वन ऑफ द टफेस्ट रीडिंग है, देखो मतलब मैं ये सोच के नहीं पढ़ाता, मैं आज आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, अच्छा है मुश्किल है ताकि आप भी सीखो, लेकिन अपने वर्ड्स भरते जाओ और आगे चलते जाओ, दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू अबाउट योर फाइनल एग्जाम। ठीक है, और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात माइंड में ये रखनी है कि अगर मुश्किल है तो आज बहुत लोग घबराएंगे, हमारा चांस बहुत ज्यादा है, बस एक बार पेपर पूरा कर दो, क्लीन द वुंड थोरोली एंड प्रिस्क्राइब डैश फॉलोड बाय अ टेटनस वैक्सीन, HTIG एज ए, क्लीन द वुंड थोरोली, तो ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे दे रखा था, मेरे ख्याल से लास्ट में दे रखा था, जब वो क्लीन द वुंड कुछ कर रहा था, कहीं पे तो दिया था क्लीन द वुंड, यहाँ पे लास्ट में नहीं दे रखा, HTIG तो यहीं दे रखा है वर्ड, देखो HTIG वर्ड तो यहीं दे रखा है, और मैंने कहीं पे पढ़ा भी था, क्लीन द वुंड, प्रिवेंशन ऑफ दिस टेटनस प्रोन, ट्रीटमेंट डोज, क्लीन द वुंड यहाँ पे नहीं दे रखा, और कहीं पे पढ़ा था हमने, हाँ क्लीनिंग ऑफ द वुंड देखा, यहाँ पे पढ़ा था, कहीं पढ़ा था, तो ये रहा। अब मेरे को लोकेशन पता लग गई है, अब दोबारा क्वेश्चन पे इतना जोर मत लगाओ, पहली बारी में लोकेशन मिलेगी तो ही तो क्वेश्चन कर पाएंगे ना, सबसे पहले ये भी समझना है, पहले लोकेशन को ढूंढो, फिर क्लीन द वुंड थोरोली एंड प्रिस्क्राइब डैश इफ नेसेसरी, यानी कि कोई ऐसी मेडिकेशन है जो नेसेसरी नहीं है, फॉलोड बाय द टेटनस वैक्सीन और एच टी आई जी से पहले देना है और क्लीनिंग के बाद देना है ना, क्लीन द वुंड थोरोली, हाँ क्लीनिंग के बाद देना है और बाकियों से पहले देना है, तो देखें क्लीनिंग के बाद, थोरो क्लीनिंग इज एसेंशियल एंड अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स शुड बी प्रिस्क्राइब, तो क्या देनी है, एंटीबायोटिक्स, तो अब मैं देखता हूँ एंटीबायोटिक वर्ड मेरा फिट होता है, clean the wound thoroughly and prescribe antibiotics if necessary। अगर आप ध्यान से सोचो, मैं इस रीडिंग पार्टी रीडिंग में क्या कर रहा हूं, अगर आप प्लीज इसको अच्छे से कवर करो, तो मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू फाइंड द लोकेशन, और ओनली इजी क्वेश्चन, मतलब और वो लोकेशन कैसे है, व्हेन द फर्स्ट 7 क्वेश्चंस मैंने किए हैं, आई एम नॉट स्टार्टिंग विद 8th क्वेश्चन, तो मेरी मेंटेलिटी वैसे ही सेट हो गई है, इन द फर्स्ट 7 क्वेश्चन माई मेंटेलिटी हैज गॉट सेट कि आंसर कहाँ पे हो सकता है, तो एवरी क्वेश्चन आई एम सेविंग माई 5 to 10 seconds, इन एवरी क्वेश्चन आई एम सेविंग माई टाइम बिकॉज आई ऑलरेडी एस्टिमेट द लोकेशन, जैसे इसमें वेयर विल अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टेटनस
फर्स्ट एक्सपीरियंस मसल कॉन्ट्रैक्शंस। तो टेटनस वाले को फर्स्ट मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे आएंगे? तो ये दिया होगा ए या बी में, जहां पे साइंस थे, मसल कॉन्ट्रैक्शंस दैट बिगिन इन द जो। तो देखो मेरे को पहले ही पता है ना ए या बी में होगा, मैं सी और डी को, यही तो टाइम सेविंग है, दिस इज टाइम सेविंग। तो हर क्वेश्चन में अगर आप 5 सेकंड्स भी बचा रहे हो, तो ये मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हर क्वेश्चन में 5 सेकंड बचा रहे हो, तो आप ये सोच के देखो कि 20 क्वेश्चंस में आप 100 सेकंड बचा रहे हो। यानी 100 सेकंड का मतलब 1 मिनट एंड 40 सेकंड। यानी आपके लिए वो पेपर 50, आपको पेपर में 15 मिनट्स प्लस 1 मिनट 40 सेकंड, यानी कि 16 मिनट्स 40 सेकंड मिले हैं। ये समझ के जब आप पेपर करोगे तो आपको टाइम मिलेगा। फिर हम वो जो आखिर जो शुरू वाले 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, फिर हम कर सकते हैं। वैसे शुरू वाले जो 2 क्वेश्चन छोड़े थे, अदर कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड विद टेटनस, अब हमने सिस्टेमिक सेप्सिस तो पढ़ ही लिया है। अगर और कुछ नहीं मिला, मैं बी तो करूंगा, और कुछ नहीं मिला तो बी तो करेंगे। ऐसे ही अगर अब मेरे को और कुछ नहीं मिला, हाउ टू डिसाइड वेदर टेटनस इज नेसेसरी और नॉट, ये सी या डी में से एक करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली सी करूंगा, क्योंकि सी या डी दो ही ऑप्शन है। डी में तो यहाँ पे कहीं पे वैसे एडवर्स रिएक्शन दिए हैं, तो मैं कर भी सकता हूँ कि डिसाइड कैसे करना है। पर इसमें कुछ ऐसे ज्यादा इंडिकेशंस, वैसे तो इंडिकेशंस में भी दे रखे हैं, तो डी भी कर सकता हूँ। मींस अभी भी देखो सेकंड क्वेश्चन को लेके मैं श्योर नहीं हूँ। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को लेके, अगर मैं सोचो पहले ही इतना टाइम वेस्ट कर देता थर्ड क्वेश्चन पे, हाउ वुड हैव आई कवर्ड दिस रीडिंग। तो आप कई बार ना थर्ड क्वेश्चन पे अटक जाते हो, वहीं पे वो टाइम लग जाता है रेखा मैम। तो आपके क्वेश्चन से ये बात शुरू की थी, दैट इज हाउ वी डू रीडिंग पार्ट ए। अब देखो, व्हाट कैन मसल स्पाज्म इन द टेटनस पेशेंट समटाइम्स लीड टू। मसल स्पाज्म क्या करते हैं? अब ये कहाँ दिया होगा, ए या बी में? ए में देख लेते हैं, मसल स्पाज्म वर्ड दिया है, मसल स्पाज्म दिया गाइस, किसी को दिख रहा है मसल स्पाज्म? नहीं? तो बी में देखते हैं, यस सर, दे ए रखे में था ब्रैकेट में मसल स्पाजम्स लिखा कहाँ पे? जनरलाइज्ड मसल स्पैज्म देखो, सर। a वॉयलेंट person may जनरलाइज्ड have a fever मसल and some स्पाज्म। ठीक है, तो ये क्या लीड कर सकते हैं? ये नहीं दे रखा है ना, कहीं पे दे रखे मे लीड टू Yes, it's there in A. ए। A में a person may have fever in that line. A Just this person one. have below the fever symptoms, broken and bones. yeah, complications Broken like bones. broken bones from the muscle spasm, some broken bones हो सकते हैं। देखा, वेरी गुड गाइस, थैंक यू सो मच। मतलब दिस इज सो इजी टू डू। जब आपको लोके व्हेन यू नो द लोकेशन ऑफ योर आंसर, यू कैन इजिली रीच टू द प्लेस। दिस इज हाउ यू डू रीडिंग पार्ट ए। ओके, अब आप ही करो। इफ यू टेस्ट फॉर द टेस्टनेस यूजिंग अ स्पैचुला, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल कंफर्म द कंडीशन? किस में होना चाहिए? मोस्ट प्रोबेबली ए में होना चाहिए, क्योंकि टेटनस को कंफर्म कर रहा है अभी तो स्पैचुला वर्ड चाहिए मुझे, कहीं पे दे रखे है स्पैचुला वर्ड? यस Last सर, line. लास्ट लाइन में लास्ट लाइन सर। में दे रखे है। ओके, द स्पैचुला टेस्ट इज यूजफुल। Bite reflex. बाइट रिफ्लेक्स, a spatula elicits a bite reflex in the tetanus. Very good, again thank you so much। सी आपकी तो रीडिंग में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम है सर, आपको पेपर नहीं देना, हमें देना है। हाउ मेनी टाइम्स विल यू हैव टू वैक्सीनेट अ पेशेंट हु नीड्स अ फुल कोर्स ऑफ टेटनस वैक्सीन? हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स विल यू, अब कहाँ पे होगा, सी या डी में? अब डी में तो मेजरली इंडिकेशंस ये सब दिया था, मेरे ख्याल से टाइम्स नहीं दे रखा, तो मोस्ट प्रोबली ये सी में दिया होगा। अब यहाँ पे ढूंढते हैं हाउ मेनी टाइम्स, कहीं पे दे रखा है 5 dose. 5 डोज कोर्स, 5 डोज 5 टाइम्स, 5 टाइम्स कर दें। 5 हैज रिसीव्ड 5 टोटल डोजेज है ना, 5 टाइम्स कर दें। Yes. ठीक है, फिर हम भी सभी ओके हैं, एवरीबडी इज ओके विद दिस। गलत होगा तो सबका होगा, हमें क्या है। व्हाट शुड यू गिव अ ड्रग यूजर इफ यू आर अनसर्टेन अबाउट देयर वैक्सीनेशन हिस्ट्री? ड्रग यूजर वर्ड कहाँ पे दिया था? अब देखो कैसे चल रहा है अपने आप। ड्रग B. यूजर वर्ड कहाँ पे दिया था? बी में, एंड में, यहाँ पे दिया था, राइट? यहीं पे था ना, इंटरवीनियस ड्रग यूजर। अब मेरे को लोकेशन पता है, एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं मैं क्वेश्चन। Last line. व्हाट शुड अ ड्रग यूजर, व्हाट शुड यू गिव अ ड्रग यूजर? अच्छा, देना क्या है मतलब, अगेन मेक क्वेश्चन सिंपल, व्हाट शुड आई गिव द ड्रग यूजर? मतलब क्या देना? इंटरवेंस ड्रग यूजर तक एवरी अपॉर्चुनिटी शुड बी टेकन, बूस्टर डोजेज शुड बी गिवन, राइट? ठीक है, ये भी, इज इट ओके फॉर एवरीवन? अब Yes. देखते हैं नेक्स्ट।
What Yes, size sir. what size of needle should be used to inject the STIG? साइज ऑफ द नीडल तो मैंने पढ़ा था 250, कहीं पे मैं कुछ पढ़ रहा था 23 गोज नीडल। Yes. देखो अब इस क्वेश्चन में कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड्स। आप सोचो आपने इस क्वेश्चन में अपने 48 सेकंड्स लगभग, मतलब 1 मिनट एक क्वेश्चन, तो लगभग आपने 1 मिनट बचा लिया यार अपना, बिकॉज यू नो व्हाट यू आर डूइंग। So you will never have problems with anything. That is what reading takes. That is what reading part A takes. You everybody can do this part very comfortably, very easily. पैनिक हो जाता है, बस पैनिक नहीं करना। और अभी तक सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन से थे? अच्छा, आज की रीडिंग में अभी तक व्हाट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन? बताओ अभी तक सबसे मुश्किल कौन सा था मेरे लिए, आपके लिए या मेरे लिए? चलो मेरे लिए बताओ। अब तो मैंने आपके सामने किया है, बट विच वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन फॉर मी? Sir, third one. थर्ड वन, अभी तक थर्ड वन। और सोचो सपोज इफ आई वुड हैव गॉट स्टक ऑन थर्ड, मेरा तो पेपर गया ना यार। वी कांट फील और गेट स्टक, वी हैव टू मूव ऑन। थर्ड एंड सिक्स्थ वर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर मी। कैन यू बिलीव इट? और सोचो मैं यहीं पे रुक जाता, और कई लोग रीडिंग शुरू करते हैं 8th क्वेश्चन से, 7th क्वेश्चन से। नेवर डू दैट, क्योंकि यही पार्ट तो हमें सिखाता है कि ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। सो आफ्टर दिस व्हेन वी जंप ऑन टू 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th, हमें गेस करना होता है कहाँ पे। यही तो सेविंग ऑफ टाइम है पार्ट ए में। और हमने कितने आराम से किया है। मेरे ख्याल से हमें बात करते हुए शायद 28 मिनट्स या ऐसा कुछ हुआ होगा, मतलब मुझे, मैंने सच में टाइम नहीं देखा, पर मुझे अंदाजा है ऐसा इतना टाइम हो गया होगा, क्योंकि आई हैव बीन ट्रेन्ड इनफ। कितने टाइम हुआ है हमें? शायद 20 मिनट्स हो गए होंगे, या 27 मिनट्स, या 25 मिनट। ये तो हम सबने इकट्ठा किया है। अगर अकेले करते तो आराम से हो जाता, 20 मिनट, 15 मिनट्स में हमें कवर करना है। मतलब वी कुड हैव इजीली डन इट। अभी तो हमने कितनी डिस्कशन की है, कितनी बातें की हैं, तब जाके हमारा इतना टाइम हुआ। शायद 20 मिनट्स ही हुए हों, क्या पता 28 भी नहीं हुए होंगे, क्योंकि हमने तेजी की है इस रीडिंग को, है ना। सो लास्ट लास्ट देखते हैं, व्हाट माइट अ पेशेंट हु एक्सपीरियंस। ये कहाँ पे दिया होगा एडवर्स रिएक्शन? कहाँ पे दिया होगा एडवर्स रिएक्शन? कहाँ पे दिया होगा? ये रहा, लास्ट में दे रखा है। अब लोकेशन हमें पता है, अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है। व्हाट माइट अ पेशेंट हु एक्सपीरियंस एडवर्स रिएक्शन बी अनेबल टू स्टॉप डूइंग? क्या क्या रोक नहीं पाएगा अपने आप को? परसिस्टेंट क्राइंग। व्हाट ही कैनॉट स्टॉप वुड बी परसिस्टेंट। देखो मेरे ख्याल से तो क्राइंग आंसर होना चाहिए, फिर ये डिफिकल्ट था। बट अगेन मुझे लोकेशन पता है, इसलिए मैं इसे ढूंढ पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एडवर्स रिएक्शन इन 2 लाइनों के अलावा कहीं पे दिया नहीं है। इट्स नॉट गिवन एनीवेयर एक्सेप्ट फ्रॉम दीज 2 लाइन्स। सो दैट इज व्हाट लेट मी फाइंड माई आंसर। वरना ये आंसर कितना मुश्किल है। परसिस्टेंट क्राइंग, परसिस्टेंट मीन्स कॉन्टिन्यूअस, सो अनेबल टू स्टॉप। अब क्वेश्चन देखो ना ध्यान से, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। What might a patient who experience this be unable to stop doing? क्या नहीं रोक पाएगा? Persistent crying. So that is what we have done as our answers. अब हम आंसर्स देख लेते हैं, गलत या सही क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, हमने इतने अच्छे से किया है। तो फर्स्ट का आंसर हमने क्या किया था गाइस, बता सकते हो मेरे को? BACADA। देखते हैं हमने यही किया था या कुछ और किया था। फर्स्ट का सर हमने सी किया था। टाइप ऑफ इंजरीज क्या बात कर रहे हो मैम? टाइप ऑफ इंजरीज कहाँ सी किया था? सी में तो इम्यूनाइजेशन था मैम, हमने बी ही किया था। टाइप ऑफ इंजरीज हमने बी नहीं किया था, वुंड, ओपन वुंड, यही तो किया था बी। बी। यस सर, बी किया मैं था। रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अगर मेरी बात पे डाउट हो तो देख लेना, ठीक है। लेकिन बी। और हमने सेकंड का ए किया था, क्योंकि वो बता रहा था कि साइंस कौन कौन से हैं, जो हमने किए थे ए से, जब हमने कहा था रेस्पिरेटरी ये सब हम चेक करेंगे। बी ए, फिर कौन सा आंसर बताया था इसने इसका? डिसाइड वेदर टेटनस इज नेसेसरी और नॉट। ये मुश्किल था सबसे मेरे लिए, मैं सी या डी में से एक करता। वो मैंने आपको बताया था, सी या डी में से एक करूंगा। तो क्या दिया हुआ है अब याद रखना गाइस, BAC। मतलब अल्टीमेटली सी या डी में से एक करता, मतलब 50% तो इसके भी चांस थे, और बाकी हमने ठीक ही किया होगा, ADA। बाकी हमने ठीक ही किया होगा पक्का। आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना आराम से। क्या था आंसर? अभी क्या बोले थे मैंने लास्ट में आंसर? ADA, है ना। और अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर्म टेटनस हमने एक किया था, लोग जो, याद भी अब तो।
पॉसिबल साइड इफेक्ट्स, एडवर्स रिएक्शन वाला हमने डी किया था क्योंकि डी में ही दे रखी थी एडवर्स रिएक्शंस। एंड अदर कंडीशंस विच आर एसोसिएटेड विद टेटनस, ये मैंने शायद बी किया था, ये मेरा गलत है क्योंकि मैंने कहा था कि एडवर्स सेप्सिस वगैरह दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे दी होंगी अदर रिएक्शन, वो मैंने देखी नहीं। हाँ, ये रेस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, निमोनिया दे रखा था, तो ये हमसे गलती हुई है, कॉम्प्लिकेशंस में दे रखा है अदर कंडीशंस एसोसिएटेड। ये मेरी गलती है, ये नहीं करना चाहिए था हमें, गलत इजी था, लेकिन इसमें हमारी गलती है या मेरी गलती है, लेकिन इजी क्वेश्चन था क्योंकि निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, बाकी कंडीशंस दे रखी थी, हम सिस्टेमिक सेप्सिस में फंस गए। ठीक है, अब करते हैं सेवन्थ, ये तो हमें याद ही होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स तो हमेशा याद रहते हैं, तो हम एक बार उसको देखते हैं हमने क्या किया था, एक सेकंड दो। ये तो हमें याद होंगे वैसे भी, हमने क्या ऑर्गेनिक मैटर ही किया था, राइट, फॉरेन बॉडीज ही किया था, कंपाउंड फ्रैक्चर्स ही किया था, ये 6 आवर्स किया था हमने। ये क्या क्वेश्चन था, ये मुझे याद नहीं है, ये शायद गलत किया होगा। सिस्टेमिक सेप्सिस हमने ठीक किया था, इम्यूनोसप्रेस्ड हमने ठीक किया, एंटीबायोटिक्स हमने ठीक किया, जो हमने ठीक किया, ब्रोकन बोन्स हमने ठीक किया। बाइट रिफ्लेक्स के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बाइट रिफ्लेक्स ही किया था हमने गाइस, ये तो आपने ही Yes. करवाया था मुझसे, जो भी करवाया था। I think yes, Yes, sir. yes. हाँ, 5 times, बूस्टर Yes, डोज, yes, sir. 23 गोज, क्राइंग। Yes, sir. एक और इम्पोर्टेंट बात सीखनी है, और इस what अकेला what ट्राई। what is something that patient is unable to stop doing। तो परसिस्टेंट क्राइंग नहीं लिखना, क्राइंग लिखना है, क्योंकि परसिस्टेंट वर्ड उसने क्वेश्चन में कवर कर दिया, अनेबल टू स्टॉप। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है सीखने के लिए पार्ट में, आप समझ यस सर। कि नॉर्मली वैसे तो शायद परसिस्टेंट क्राइंग के भी मार्क्स मिल जाए, पर मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, लॉजिक के हिसाब से हमें परसिस्टेंट वर्ड नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोल दिया है व्हाट इज पेशेंट अनएबल टू स्टॉप क्राइंग। परसिस्टेंट की जरूरत नहीं है, परसिस्टेंट अनेबल टू स्टॉप में कवर हो गया है। दिस इज बोथ फॉर लिसनिंग पार्ट ए एंड रीडिंग पार्ट ए, ये हमें सीखना है। अब आप सबके सामने मैक्सिमम 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, यही तो मैं आपको कहता हूं कि 18 मार्क्स स्कोर करने हैं हमने 20 में से। आपके सामने की है रीडिंग, कोई जल्दबाजी नहीं की, और सच में जब आप इस मेथड से करोगे टाइम की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यू विल नॉट कन्फ्रंट एनी इश्यूज रिलेटेड टू टाइम। जैसे ही आप थर्ड और सिक्स्थ क्वेश्चन को छोड़ोगे, जैसे ही आप सेवंथ क्वेश्चन को छोड़ोगे, एट्थ को जो मैंने छोड़ा फिर मेरे को अचानक से मिल गया, आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन बट ऑल ऑफ अ सडन आई फाउंड सोयल और, देन मेन वर्ड सोयल को मैं अर्थ से रिलेट तभी कर सकता हूं जब मेरा ध्यान और वर्ड पे है। तो रीडिंग पार्ट ए में आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, और, फ्रॉम, प्रेपोजिशन का मतलब यही होता है फ्रॉम, इन, इनटू, बाय, कोजिज। जब आप 1 to 7 क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपको ये होना चाहिए कि ये कोजिज है, साइन, क्योंकि मेडिकल में क्या होगा, कोजिज, साइन, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट। इसके अलावा हमने मेडिकल में क्या पढ़ा है बताओ, हम सब मेडिकल प्रोफेशनल से क्या पढ़ा है इसके अलावा, कोजेस, सिम्टम्स, साइंस। इस वाली रीडिंग में एक खास बात थी, साइंस पहले दे रखे थे और सिम्टम्स बाद में, कोजेस बाद में दे रखा था। वैसे तो ऐसे ही होता है, सिम्टम साइंस पहले देते, शायद कोजेस हम बाद में ही पढ़ते हैं, है ना, लेकिन मेन हमें पता होना चाहिए कौन सा पैराग्राफ क्या। तो जैसे ही मैंने पैराग्राफ को देखा मैं डिफाइन कर चुका था कि ए में डेफिनेशन दे रखी है, सिम्टम्स दे रखे हैं, साइंस दे रखे हैं, उसको मैं अनेबल टू ट्रेस करने में रहा कि अदर कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है। अब इस रीडिंग ने मुझे ये सिखाया, मैंने कैसे अपडेट किया कि कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है अदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद इट, यही सीखा ना, कॉम्प्लिकेशन का मतलब है अदर कंडीशंस एसोसिएटेड विद इट, कार्डियक अरेस्ट, निमोनिया, दिस एंड दैट। So this is a learning for me forever. And if I can remember this for my final exam, it's wonderful. Right, guys? This is how we solve reading part A. Stopping the recording. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Again, अगर आपने ये रिकॉर्डिंग YouTube पे सुनी है और अभी जो आप सब लगा रहे हो, प्लीज, अब कई बच्चे कहते हैं सर ये तो मैंने रीडिंग कर ली है, करनी नहीं है यार, करने से थोड़ी, इस मेथड को अपने दिमाग में बिठाना है कि यही बेस्ट मेथड है। उसके लिए एक बार और वीडियो यही सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने आंसर याद हो गए हैं, आपको आंसर याद नहीं हुए हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बच्चों का एक्सक्यूज यही है, सर मैंने सारी रीडिंग कर ली है, अब मेरे को फायदा होगा डॉक्टर बीकेएम से या नहीं होगा। फायदा मेथड में है यार। रीडिंग सेम कर लो, कोई बात नहीं, मेथड को बदलो। मेन अगेन 3 पॉइंट्स, अगेन दोबारा डिस्क, आई नो आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम, बट इंपॉर्टेंट है ना यार। देखो अगर रीडिंग में इसमें से 20 में से 18 आ गए ना, आपको कोई फेल नहीं कर सकता, क्योंकि 10-12 मार्क्स आप पार्ट बी और सी से निकाल लोगे। पार्ट बी में से 4 ठीक, पार्ट सी में 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 4 ठीक, फिर अगले सी का पार्ट जो सेकंड एक्सट्रैक्ट आता है उसमें भी 8 होते हैं, उसमें से भी आधे ठीक, 4, 4+4+4, 12 तो वैसे ही बनते हैं यार। ए पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें, अगर हम पक्का कर लें, और बी में अगर बी सी में हम ओके ओके भी है ना, तो भी निकल जाएगा पेपर। पेपर निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ओईटी के। पैनिक में प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजीज और मेथड्स में प्रॉब्लम है। तो उसके लिए अगर ये वीडियो अगर आप 3 बार भी देख लो ना, आंसर याद भी हो गए हैं, तब भी इस वीडियो को देखने का आपको फायदा, क्योंकि हमें मेथड को मन में बसाना है। क्योंकि जब हम फाइनल एग्जाम में जाएंगे ना, ये वाली आवाज जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो आपके पेपर में, आपके दिल में आनी चाहिए कि मुश्किल क्वेश्चन है तो अभी के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ती हूँ। आई विल कीप दिस इन माइंड, बट फॉरवर्ड मूव करती हूँ, अगला क्वेश्चन करती हूँ कि अब तो आसान हो। जैसे ही आसान क्वेश्चन सोल्व होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर जब आप क्लॉक टाइम देखोगे, आप देखोगे अरे अभी तो 8 मिनट्स पड़े हैं और मेरे सिर्फ 8 ही क्वेश्चन रहते हैं। तो यानी सब कुछ करने के बाद भी, क्वेश्चन को देखने के बाद भी, मतलब अब तो वो क्वेश्चन मैं सेकंड टाइम पढ़ूंगी, मेरे पास 1 मिनट है एक क्वेश्चन करने के लिए अभी भी। सो यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड दैट इज हाउ यू डू रीडिंग पार्ट ए। ओके, डन, स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।